देखिए क्वाड्रेटिक अपना फिनिश कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा था तब मैंने कहा था आपको इसका ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो हम तब करेंगे जब अपना कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कोनिक सेक्शन पढ़ लिया है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पोर्शन पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके वेक्टर भी इन्वॉल्व है और कोनिक सेक्शन है और ट्रिगोनोमेट्री और वेक्टर जितना हमें चाहिए उतना आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ेंगे 12th के अंदर अपना पूरा एक बहुत बड़ा पोर्शन है वेक्टर और 3D का, लेकिन जितना चाहिए आपको जैसे ट्रायंगल लॉ हुआ, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें आप जानते हो वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री के अंदर फर्स्ट है, जैसे मैं बात करूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ ध्यान देना 2 पॉइंट की, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। ये आर्गन प्लेन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बताया जैसे अपना पूरी के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, जिसके अंदर ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है आप उसको रियल एक्सिस बोलते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है एक ऐसा प्लेन जिसका हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम 2D के अंदर नहीं करते पॉइंट को रिप्रेजेंट करते, जैसे मान लो ये x और y, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ये 2,3 पॉइंट, इसका मतलब ये डिस्टेंस है वो 2 यूनिट, ये डिस्टेंस है वो 3 यूनिट। अब ऐसा कुछ पता है 2D के अंदर। वैसे आर्गन प्लेन बोलो या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, इसके अंदर क्या होता है हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये बोलूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो दोनों एक ही बात है। जैसे मान लो एक पॉइंट है A, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है Z1, ये दूसरा पॉइंट है B, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से रिप्रेजेंट, और Z1 क्या है, Z1 है आपका x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x1 माइनस Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो आप बोलोगे x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। अब इतना तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान ही है, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट। अब इसका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि ये कार्टेशियन प्लेन है पूरी वाला, इसके अंदर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 ये है। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगी, ये भी तो वही चीज बता है डिस्टेंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो डिस्टेंस होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एक पॉइंट A है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक पॉइंट B है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है AB इक्वल टू Z1 माइनस Z, ये डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट? नो। चलिए एक और चीज बताता हूँ, आप लोगों का ध्यान होगा
मैंने बताया था वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। वेक्टर के लिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन चाहिए। ठीक वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आपको दो चीजें चाहिए, एक उसका मॉड्यूलस और एक उसका एम्पलीट्यूड, दोनों एक ही चीज। देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका मॉड्यूलस होता है, मतलब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस r, और ये जो थीटा होता है वो उसका एम्पलीट्यूड। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखूंगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा जाता है। तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस और एक इसका एम्पलीट्यूड। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो AB वेक्टर लिखना है तो AB का मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर जो क्या बताता है इसकी डायरेक्शन, आई कैप जे कैप जो भी आप लिखते हैं। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये पॉइंट A है, ये A, ये Z1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा पॉइंट B, ये Z2। तो अगर मुझे AB लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, AB लिखना है, AB लिखना है तो मैं लिखूंगा AB का मतलब है Z2 माइनस Z1। ये A से B की तरफ, ये AB, A से B की तरफ ये जो वेक्टर है उसको लिखूंगा AB वेक्टर इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1। ये कहां से बना उसको देखिए। जैसे देखिए एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका Z2। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो OA वेक्टर, ये एक वेक्टर है, OB वेक्टर, ये एक वेक्टर है, और ये AB वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलेगा कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू होता है OB वेक्टर। ट्रायंगल की दो साइड एक ही डायरेक्शन में तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में उसके रिजल्टेंट को शो करती है। ये ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर का। अब OA वेक्टर तो क्या है Z1, AB वेक्टर हमें फाइंड करना है और OB वेक्टर Z2 है। तो यहाँ से देखिए AB वेक्टर आपको क्या मिलेगा Z2 माइनस Z1। तो AB वेक्टर को लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर। पहले ये लिखा जाएगा फिर माइनस करके इसका लिखा जाएगा। समझ गए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट वाला हमारा स्क्रीनशॉट डन। Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ये क्या चीज है? हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है A Z1, एक पॉइंट है B Z2, ये दोनों फिक्स पॉइंट, दोनों पॉइंट फिक्स। और एक पॉइंट ऐसा कि इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस z जो कि वेरिएबल पॉइंट है, और इससे डिस्टेंस p की a से डिस्टेंस, p की b से डिस्टेंस, pa डिस्टेंस pb, और ये किसके इक्वल है z1 माइनस z2 क्या a से b के बीच की डिस्टेंस, अभी आपको बताया था a भी डिस्टेंस है, a भी डिस्टेंस। तो pa प्लस pb इक्वल्स टू ab कब होगा, किस कंडीशन में हो सकता है? आप में से कोई बता सकता है कि PA प्लस PB इक्वल्स टू AB कब हो सकता है? कोई बताएगा आप में से?
ये बताया राठौर दिव्या और राणा पृथ्वीराज, वेरी गुड, ऑल आर कोलिनियर, वेरी गुड। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर में एक कंडीशन ये भी आती है कि P बाहर भी चला जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। ये P जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, ये जो Z1 और Z2 ये जो लाइन सेगमेंट है इनके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। कहाँ है, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, राठौर दिव्या, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू AB डिस्टेंस, ये है। तो ये Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट, उस पॉइंट को, किस पॉइंट को, ऑन द लाइन सेगमेंट joining Z1 and Z2, Z1 और Z2 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर ही Z कहीं ना कहीं होगा। वेरिएबल है, मूव कर सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं इधर हो सकता है। ये इस लाइन का मीनिंग है। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को, क्लियर हुआ? चलिए अब ये देखिए, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखता हूँ, Z माइनस Z1 इक्वल टू Z माइनस Z2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक फिक्स पॉइंट है A जो रिप्रेजेंट हो रहा है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक फिक्स पॉइंट है B जो रिप्रेजेंट हो रहा है Z2 कॉम्प्लेक्स से, और एक पॉइंट P है जो रिप्रेजेंट हो रहा है Z से। तो ये कह रहा है कि A से P की डिस्टेंस वही होगी Z माइनस Z1 और P से D की डिस्टेंस Z माइनस Z2, ये दोनों इक्वल है। तो कोई बता सकता है कि इस P का लोकस क्या होगा, इस P किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर P से A की डिस्टेंस और P से D की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहे और P एक वेरिएबल पॉइंट है, Z1 और Z2 फिक्स पॉइंट है। वीडियो इज नॉट विजिबल, क्या ऐसा हो रहा है सबके लिए? क्लियर है? राज आप देखो बेटा, आपके वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट से रिलेटेड, सबको क्लियर है? हाँ, कौन बताएगा क्या हो सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? Z परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये Z, ये वेरिएबल पॉइंट है, वो इस तरह से मूव करता है कि इसकी A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहेगी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, A और B दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तभी पॉसिबल है। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? क्लियर है? तो समझ आया? समझ आया सबको? ऊपर वाले ने 4 क्या क्या 4 इक्वेशन में डाउट, इक्वेशन में डाउट, ओके। Z माइनस Z1, चलिए इसका मतलब क्या होता है? Z माइनस Z1 का मतलब P से A की डिस्टेंस, PA, ये PA डिस्टेंस है। Z माइनस Z2 इसका मतलब है P से A की डिस्टेंस, P की डिस्टेंस, और Z1 माइनस Z2 का मतलब A से B की डिस्टेंस, ये A की डिस्टेंस। ये तभी पॉसिबल है जब P है वो A और B के बीच में हो, अदरवाइज पॉसिबल है कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। चलिए
अभी नेक्स्ट देखिए, थर्ड है नंबर 4। आप में से कौन बताएगा नंबर 4 z माइनस z1, ठीक है, z माइनस z1 माइनस ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू z1 माइनस z। आप में से कोई बता सकता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 4 पॉइंट जो मैंने बताया लोकस बता रहा हूँ, z माइनस z1 तो फिर माइनस है z माइनस z2 और इसकी वैल्यू है वो z1 माइनस z2 के इक्वल। चलिए मैं आपको बता दूं इस केस में क्या होगा। ये डिस्टेंस है z की z1 से, तो ये रहा डिस्टेंस, मान लो एक पॉइंट A है जो रिप्रेजेंट हो रहा है z1 से, एक पॉइंट है B जो रिप्रेजेंट हो रहा है z2 से, और एक पॉइंट मैं बोलता हूँ कि P है इधर जो रिप्रेजेंट हो रहा है z से। तो z माइनस z1 का मतलब AB डिस्टेंस, ये आ गई PA डिस्टेंस। z माइनस z2 का मतलब PB डिस्टेंस माइनस ऑफ PB। देखिए ये PA है पूरा माइनस PB, तो कितना बचेगा? AB बचेगा, वो किसके इक्वल होगा? AB के। AB बचेगा, AB बचेगा, ये भी बचेगा। तो PA यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, PB यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और AB इन दोनों का डिस्टेंस AB मिला। तो P कहाँ पे आया या फिर Z का लोकस क्या हुआ? B की तरफ, इस तरफ जो रे बढ़ रही है उस पर कोई ना कोई पॉइंट है P। समझ में आया? A इनिशियल पॉइंट है और B की तरफ जो बढ़ रही है ये आगे जो जा रही है रे उस पर कोई ना कोई पॉइंट है Z। क्या क्लियर हुआ? क्या मैं इसको इधर की तरफ बढ़ा सकता हूँ A की तरफ, उधर Z होगा क्या? कोई बताएगा? अगर मैं इसको इस रे को इधर इंक्रीज करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ A की तरफ, तो इधर Z आ सकता है क्या? कोई बताएगा? इसके अकॉर्डिंग इधर आ सकता है? यस और नो बोलो। यस, रोहन बोल रहा है यस। और कोई? और कोई बोलो। चलो इसको मैं लिख देता हूँ Z देखिए दूसरी चीज लिखता हूँ जो मैंने अभी आपसे पूछी। मैं बोलता हूँ कि Z इधर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये Z1 है और ये Z2 और ये Z इधर Z। तो अब क्या होगा? Z से B की डिस्टेंस माइनस ऑफ Z से A की डिस्टेंस। तो अब मुझे ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिखना होगा। तो ये इधर आ सकता है पॉइंट। इस केस में ये पॉइंट आप इधर नहीं बना सकते क्योंकि ये पे क्या लिखा है? पहले Z से Z1 की डिस्टेंस, ये Z से Z1 की डिस्टेंस, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे Z से Z2 की डिस्टेंस तो ये भी मिलेगा। तो ये इधर कैसे आ सकता है? इधर अगर ये आ गया Z तो Z से Z1 की डिस्टेंस ये, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया ये वाली डिस्टेंस, तो ये भी कहां से मिलेगा? क्या बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन पे पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है और आपको ये ध्यान रखना है कि PA माइनस PB का मतलब क्या होता है। P से A की डिस्टेंस, ये P से A की डिस्टेंस है, माइनस ऑफ P से B की डिस्टेंस, तो A भी मिलेगा। इसी केस में मिल सकता है जब P इधर हो। अगर P इधर आ गया तो फिर P से B की डिस्टेंस आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसमें से P से A की डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको A भी डिस्टेंस मिलेगा। तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर, और ये दोनों एक ही नहीं है, ये इधर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? क्लियर हुई सबको?
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट देखिए। इफ यू देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इक्वल टू z1 माइनस z2, तो अभी आप बताओगे इससे जस्ट ये वाला ये है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मॉडल्स लगा देता हूँ, तो क्या बताएगा मॉडल्स का मतलब क्या है, इसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी, अगर ये बड़ी हुई तो इसको पहले लिखेंगे, अगर ये बड़ी हो तो इसको पहले लिखेंगे, तो इसमें दोनों केस बन जाएंगे। ये a है z1, ये b है z2। अगर p इधर है तो ये बन जाएगा z माइनस z1 माइनस ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू z1 माइनस z2। और अगर p इधर आ गया तो ये बन जाएगा z माइनस z2 माइनस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू z1 माइनस z2। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। समझ आया? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब जैसे ये z मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू का मॉडुलस का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है तो आप उसको एज इट इज लिखो, और अगर ये नेगेटिव है तो आप उसके आगे माइनस लगा दो। तो अगर इसकी वैल्यू इससे छोटी हुई तो आप उसके आगे माइनस लगा दो, तो ये इधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अभी z लाइज फ्रॉम 2 रे। अब ये 2 रे पे काम करेगा, 2 रे फ्रॉम ए एंड बी। ये है आपका फिफ्थ पॉइंट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मॉडुलस लगाने के बाद ये दोनों तरफ काम करेगा, दोनों डायरेक्शन। अब देखिए 6 पॉइंट सर्कल। सर्कल की इक्वेशन, अगर मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट है z0 जो कि फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और एक पॉइंट है वेरिएबल z, और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि z और z0 इसके बीच की डिस्टेंस है वो r रहती है ऑलवेज, ये कांस्टेंट है। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C है, C रिप्रेजेंट होता है z से और P C z0 से और P है वो z से। ये जो डिस्टेंस है z और z0 के बीच की डिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर मैं P को मूव कराऊं, वेरिएबल पॉइंट है, तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा और इसको बोलते हैं सर्कल। इसका मतलब z माइनस z0 ये जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। z किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को। ये है सर्कल। ऐसे केस वाले जितने भी इक्वेशन है वो बताएगी सर्कल। ठीक है, अगर उसको हमें उस वे में लिखना है जो आपको कोनिक में पढ़ा था, क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, z माइनस z0 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये होता है कि z मॉडुलस का स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। तो ये लिखा मैंने z माइनस z0 और उसका कॉन्जुगेट z बार माइनस z0 बार इक्वल टू r स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट करता हूँ, तो z बार फिर माइनस ऑफ z0 बार माइनस z0 z बार और प्लस z0 स्क्वायर बार इक्वल टू r स्क्वायर या माइनस ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस ऑफ z0 है, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, माइनस ऑफ z0, इसका नाम a रखो। अब ये क्या बनेगा, z0 z बार माइनस ऑफ z0, अगर यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, इसका कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा
माइनस ऑफ जेड जीरो का कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा प्लस जेड ए कॉन्जुगेट प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड इंटू जेड जीरो, ये हो जाएगा जेड जीरो का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जेड जेड बार प्लस जेड ए बार कॉन्जुगेट प्लस ए जेड बार प्लस इसको नाम दे देते हैं बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जेड जीरो का मतलब कितना ए, तो ये बन जाएगा बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मुझे रेडियस चाहिए आर तो क्या लिखूंगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर सर्कल की इक्वेशन ये है तो उस सर्कल की रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। ये सर्कल की इक्वेशन है दो, ठीक है। और इसका सेंटर क्या बोला था z0, और z0 किसके इक्वल है माइनस ऑफ ए के, तो सेंटर हो जाएगा माइनस ऑफ ए, ये सेंटर है। माइनस ए का मतलब जेड बार का मल्टीपल, ये है आपका सर्कल की इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछो। फाइव पॉइंट रिपीट करो बेटा। ये मॉडुलस लगाने से, मॉडुलस का मतलब क्या होता है आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका ग्राफ आपने देखा होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह का होगा वी टाइप, ये ऐसा ग्राफ बोथ साइड, जिस तरह से इधर ये काम करेगा वैसा का वैसा नेगेटिव साइड में भी काम करेगा। तो अगर ये p इस तरफ है राइट साइड में, तो ये इधर ही लेफ्ट साइड में भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से इस साइड में। ये इस मॉडुलस का मतलब है। मॉडुलस क्या करता है, जो वैल्यू नेगेटिव में है उनको भी पॉजिटिव बना देता है। जैसे ये ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा, तो ये नेगेटिव वाली सारी वैल्यू को हटा देगा यहाँ से और इन वैल्यू को क्या बनाएगा पॉजिटिव वैल्यू, जैसे पॉजिटिव में है ऐसे की ऐसे इनको भी बना देगा। ये इस मॉडुलस का काम होता है, मॉडुलस फंक्शन। तो जो वैल्यू इधर है वैसी वैसी इधर बना देगा और जो इधर है वैसी वैसी इधर बना देगा। तो ये दोनों तरफ चलेगा, लेफ्ट में भी और। क्या ये अभी समझ आया? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइए अगर आपको ये कुछ लोगों को समझ में आया तो। हो गया स्क्रीनशॉट डन? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए अब ये क्वेश्चन करते बताइए। इफ z इक्वल टू a बार प्लस आर स्क्वायर ऑन z माइनस a, तो लोकस ऑफ z क्या होगा ये बताओ। लोकस ऑफ z क्या होगा? कल आप लोग रोटेशन थ्योरम कोनी मेथड जो मैंने आपको बताया था वो एक बार देख के आना। आप लोग भूल चुके होंगे, वो एक बार देख लेना अच्छे से। जेड का लोकस, चलिए इसको देखते हैं।
ये है आपका z बार इक्वल टू a बार प्लस r स्क्वायर अपॉन z माइनस a। फिर मैं ये टर्म इधर शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बनेगा देखिए, a बार को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा z बार माइनस a बार इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन z माइनस a। अभी z माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हुआ z माइनस a और ये वाला z माइनस a इक्वल टू r स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, z माइनस a होल कॉन्जुगेट और z माइनस a इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो अभी मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी, z स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है z इनटू z कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z माइनस a होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। ये बन जाएगा z माइनस a मॉडुलस इक्वल टू r। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को, जिसका सेंटर क्या होगा a और जिसकी रेडियस इक्वल टू r। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ आया, समझ गए आप लोग? समझ गए? हाँ मैं इसलिए फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए आपको क्या गिवन है, z बार इक्वल टू a बार प्लस r स्क्वायर अपॉन z माइनस a। ये जो a बार था ये सिर्फ हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो z बार माइनस a बार इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन z माइनस a। ठीक है, अब देखिए ये हुआ z बार माइनस a बार, तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से z माइनस a होल कॉन्जुगेट हो गया और ये z माइनस a इक्वल टू r स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। ये अब ये बन गया मॉडुलस ऑफ z माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z माइनस a इक्वल टू r। इसका मतलब ये z क्या है, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहती है r। तो ये किसकी डेफिनेशन है, सर्कल की। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं सेंटर को ओरिजिन छोड़ देता हूं तो एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ये तो इसकी डेफिनेशन। ये क्या बन जाएगा सर्कल, इसका सेंटर क्या a और रेडियस कितनी r। जिस पॉइंट से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है उस पॉइंट को सेंटर हो, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो होती है रेडियस। क्लियर हुआ भी? ओके ठीक है, चलिए अब ये वाला सॉल्व करें, इसको देखें, इसको सॉल्व करें। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, जब भी इस तरह से लोकस की बात आती है z को आपको सिंगल बनाना। सिंगल का मतलब z के मल्टीप्लाई में जो भी टर्म उसको कॉमन निकाल के हटा दो। अब यहाँ 3 है, कॉमन निकालता हूँ। अब 3 का मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको ये पता हो कि z w का मॉडुलस का मतलब z मॉडुलस और w मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की। बट यहाँ पे 3 का मॉडुलस क्लियरली लिख रहा हूँ कि 3 एक रियल नंबर है और उसका मॉडुलस उतनी ही वैल्यू होती है, 3 का मॉडुलस 3 होगा, तो सीधा लिख देता हूँ z माइनस 2/3 प्लस इधर से भी 3 बाहर, ये आ गया z प्लस 2/3 इक्वल टू 4। अब ये क्या बन गया, z माइनस 2/3 मॉडुलस प्लस z प्लस 2/3 मॉडुलस इक्वल टू 4/3। अब ये हुआ z माइनस 2/3 प्लस 0 आयोटा, ऐसा लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए, प्लस z माइनस 2/3 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू 4/3। कौन बता सकता है z क्या होना चाहिए इस केस में, z क्या होना चाहिए? z एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम है वो कांस्टेंट है। चलो
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -2/3 0, तो -2/3 इधर आएगा कहीं -2/3, और ये है 2/3 0, तो ये 2/3 का इधर आएगा 2/3। इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, पॉइंट का हमें नहीं पता, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका सम है वो कितना आना चाहिए 4/3। 4/3 का मतलब होता है 2/3 + 2/3, 2/3 + 2/3। तो अब पॉइंट P कहाँ होना चाहिए? अब पॉइंट P यहाँ होना चाहिए ओरिजिन पे, ये पॉइंट P है वो कहाँ होना चाहिए? इस ओरिजिन पे होना चाहिए। अब यहाँ से डिस्टेंस देखो कितनी है 2/3, यहाँ से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, 2/3, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4/3। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ होगा? ओरिजिन पे, जहाँ से इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम है वो किसके इक्वल होगा 4/3, यहाँ पे होगा तभी पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर हुई? समझ आया आप लोगों को कि P पॉइंट कहाँ होगा, Z कहाँ होगा? समझ गए? किसी को डाउट है? नो डाउट। अच्छा बना लो रिपीट, ओके कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये आपको समझ नहीं आ रहा, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ Z - 2/3 + 0 आएगा प्लस Z - -(2/3 + 0 आएगा) इक्वल टू 2/3 -(-2/3)। ऐसा लिख सकता हूँ 2/3 -(-2/3)। अब ये क्या है? ये ऐसा लिखा हुआ है 2/3 + 0 आएगा -(-2/3 + 0 आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 - Z2। समझ गए? अब देखिए ये क्या है 2/3, 0, ये इधर होगा 2/3, 0, -2/3, 0, इधर होगा -2/3, 0। अब इन दोनों से डिस्टेंस का सम, ऐसे पॉइंट का लोकस जो इन दोनों से डिस्टेंस का सम वो इस सम और इस डिस्टेंस के सम के इक्वल आ जाए, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? ये भी लाइन पे ही होगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो अब समझ गए? ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन। चलिए ये वाला करके बताइए। How many solutions? How many system of equation system of equation z plus 4 modulus minus z minus 3 आएगा modulus whole modulus equal to 5 and modulus of z equal to 4। अब आपको कितने सॉल्यूशन होंगे इन दोनों इक्वेशन वो आपको बताना है, ठीक है? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ लोकस बताए थे, उसमें से निकल के आएंगे। बस आपको थोड़ा सा एक काम यहाँ करना होगा, इसको आपको इस वे में लिखना होगा कि z -(-4)
ये मैंने अभी आपको जो लोकस बताया था ना, z माइनस z1 माइनस ऑफ z माइनस z2 और इक्वल टू z1 माइनस z2, ये बताया था। फिर मॉडल्स लगाया था और दोनों तरफ ये रे बताई थी आपको, a और b, और इधर भी बताया था b, इधर भी बताया था। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि इधर इस वे में इसको लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे z माइनस माइनस ऑफ 4 माइनस z माइनस 0 प्लस 3 आयोटा और इक्वल टू, ये 5 लिखा है आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सॉरी माइनस 4 और प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस, ऐसा लिख सकते हो। और ये यहाँ पर मॉडुलस। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी -4, 0, ये रहा -4, -1, -2, -1, -2, -3 और ये -4, 0, ये है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे -4, 0 से डिस्टेंस और 0,3 आयोटा, 1 + 2 और ये 3 आयोटा, ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, -4 और 3 आयोटा का मैग्नीट्यूड मॉडुलस। तो अब ये क्या होगा, रेख इसकी तरफ जाएगी, इस तरफ और इस तरफ। तो ये है वो जेड, इधर 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 इधर। क्या किसी को समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा? ये दोनों तरफ कैसे हुआ, -4 + 3 आयोटा कैसे था? 5 को आपने -4 + 3 आयोटा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसका मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 = 25 का रूट, मतलब 5। तो 5 को आप ऐसा लिख सकते हो। अब ऐसा ही क्यों लिखा? इसके लिए अभी मैंने आपको एक लोकस पढ़ाया ऐसा बनाने के लिए, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये मॉडुलस है इसलिए ये दोनों तरफ चलेगा, ये a, ये b और ये p। अगर ये मॉडुलस नहीं होता तो इस केस में तो ये p इधर आता, ऐसे रह जाता, और इसको यहाँ पे लिखता, इसको यहाँ पे, तो इस केस में ये रह इधर जाता। और मॉडुलस लगाए तो दोनों तरफ बढ़ेगी, a से इस तरफ और b से इस तरफ। तो ये पॉइंट z है, ये z, ये कहाँ हो सकता है वेरिएबल पॉइंट, ये z1 पॉइंट के लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है और z2 पॉइंट के राइट में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला अब z1 और z2 इस केस में क्या हो गए, -4 और 3 हो गए। तो ये 3 के राइट में कहीं भी हो सकता है z, और -4 के लेफ्ट में इधर कहीं भी हो सकता है। समझ गए? अब दूसरा देखिए, मॉडुलस ऑफ z = 4, इसका मतलब ये क्या है, एक सर्कल। ध्यान से देखिए, ये सर्कल z - 0 + 0 आयोटा मॉडुलस = 4। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे और जिसकी रेडियस 4 है। तो ये सेंटर ओरिजिन और इसकी रेडियस 4। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ, ये यहाँ से जाएगा ऐसा। तो अब आप में से बताइए इसके कितने सॉल्यूशन हैं? सॉल्यूशन का मतलब दो कर्व के बीच का सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो कर्व आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दो कर्व, उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों की सेम है, और वो कब मिलेगी, जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड देवर्ष, राठौर दिव्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू आंसर है, दो पॉइंट पे कट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे जल्दी से, टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से करके बताएंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैं सीधा से लिख देता हूँ, आपको इसके सॉल्यूशन बताना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, वो ये है, आर्गुमेंट ऑफ z + 2 - 3 आएगा। अब ये मत पूछना कि इसका मतलब क्या होता है। z + 2 - 3 आएगा इक्वल टू -π/4, -π/4। दूसरा है z + 4 मॉडुलस
z माइनस 3 आयोटा मॉडुलस इक्वल टू 5 चलिए बताइए। मैंने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आपको बता दिए। दो सॉल्यूशन आएंगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 2। अब ये इसी तरह से आपके सामने 2 इक्वेशन और हैं, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। चलिए जल्दी से, आपके लिए 2 मिनट है आपके पास, जल्दी बताइए। कौन बताएगा? सॉल्व किया किसी ने? जैसे कुछ क्वेश्चन पूछना चालू कर दे, आप लोग धड़ाधड़ निकल जाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे, सिर्फ पढ़ाते जाए, ये मीनिंग है। चलो देखो कोई बात नहीं। ये तो वैसे आ गया z+4 z-3, इसको मैं वैसे बना देता हूँ, ये -4 और ये 3। बस इसमें क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, इधर साइड नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस नहीं है, बोथ साइड नहीं। अब इसको देखें, आर्गुमेंट ऑफ z+2 - 3 आएगा, इसको मैं लिखता हूँ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस, तो मैं लिखा -2 + 3 आएगा इक्वल टू -π/4, ऐसा लिख सकते हैं। z -2 + 3 आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया तो बताया था कि z - z1 आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा या अल्फा। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कि ये जो पॉइंट है a, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, और कोई दूसरा पॉइंट है इधर z, कॉम्प्लेक्स नंबर p है, इसका ये जो एंगल है ये होता है अल्फा, x एक्सिस के साथ। ये इसका मीनिंग होता है। z - z1 का मीनिंग ये होता है। चलिए अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, -2 + 3, तो इधर कहीं -2 होगा और 3 तो ये है, ये रहा पॉइंट। और z कहाँ पे होगा? अगर यहाँ पे z है तो ये वाला एंगल है वो x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना हो जाएगा, π/2 से भी ज्यादा। ये तो बोल रहा है कितना है, -π/4 है, मतलब ये इधर आएगा इधर ऐसे। अब ये वाला एंगल देखो, ये -π/4 हो, -π/4, तो यहाँ से ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये रे ऐसे जाएगा इधर। तो ये जो z है, ये z ये कहाँ पे होगा, इधर होगा, इस लाइन पे, इस रे पे इंफिनिटी तक जाएगा इधर। और इस केस में z कहाँ होगा, इधर होगा, ये इंफिनिटी तक बढ़ता जाएगा, इधर z होगा कहीं ना कहीं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कौन बताएगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? देवर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई बताएगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? राठौर दीदी आप, गुड। और कोई? नहीं? हाँ चलिए, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, मतलब 0 होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको क्या करना है कल के लिए, रोटेशन थ्योरम और कोनी मेथड, ये पहले पढ़ के आना है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया तब अच्छे से बताया था कि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री में, वो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। आज के लिए
बेसिक तो सब साफ हो गया बच्चों।